नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। तो इंतजार सभी को लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों की लिस्ट का है। यह सबसे ज्यादा टॉकिंग पॉइंट होता है। जो पुराने यानी उम्रदराज दर्शक हैं वे जानते होंगे कि एक दौर में कस्बों में चौक चौराहों पर बैठकर लोग ट्रांसफर की लिस्ट भी बड़े ध्यान से पढ़ते थे। तब अखबारों के दौर होते थे, ये व्हाट्सएप पत्रकारिता होती नहीं थी। अब तो व्हाट्सएप के दौर है। हर छोटा बड़ा मंझोला व्यक्ति दावे के साथ टिकट अपनी मोबाइल स्क्रीन पर लेकर घूम रहा है। भाजपा की चौंकाने वाली तासीर जानने के बाद भी लोग बड़े दावे से इन मोबाइल पर गढ़ी गई सूचियों को यहां से वहां फॉरवर्ड करते हैं। खासतौर पर बीजेपी के संदर्भ में जितने नाम चलते हैं वो लिस्ट में होते ही नहीं है, या होते हैं तो वहां से नहीं होते जहां से वो अनुमानों की श्रृंखला में शामिल होते। खैर, कांग्रेस और बीजेपी की लिस्ट किसी भी वक्त आ सकती है, सिर्फ यही एक स्थापित तथ्य है, बाकी सब कयास है। एक कयास और भी है कि कांग्रेस की लिस्ट शायद बीजेपी के बाद आए। वजह एक तो राहुल गांधी की यात्रा है जो एमपी में करीब करीब दाखिल ही हुई है। दूसरी बड़ी वजह अतिरिक्त सतर्कता, वो इस वजह से क्योंकि बीते कुछ दिनों से कांग्रेस छोड़कर कई बड़े नाम बीजेपी में गए, कुछ कतार में हैं। कांग्रेस को फिक्र है कि यदि टिकट मिलने के बाद कोई पाला बदल ले तो बड़ी किरकिरी हो जाती है। एक बार डॉक्टर भागीरथ प्रसाद ऐसी ही किरकिरी करा चुके हैं कांग्रेस की, माफ कीजिए। तो आज बात इसी अनुमानों की, कयासों की करेंगे। कितने नाम बदले जा सकते हैं, कहां कहां चौंकाने की गुंजाइश हमें अपने मानस में रखना चाहिए। टिकट वितरण के बाद ही तस्वीर क्या क्लियर हो जाएगी पूरे चुनाव की। साथ ही इस बात की भी करेंगे कि इस चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कोई नया कीर्तिमान बनाएंगे, जैसा कि दावा बीजेपी 400 पार का कर रही है। तो बहुतेरे ऐसे सवाल जिन्हें लेकर खास पैनल के पास जाएंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा। लेकिन रस्मन, सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। बीजेपी की दिल्ली में गुरुवार को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक देर रात तक चली। किसी भी वक्त बीजेपी अपने दावेदारों के नाम का ऐलान कर सकती है। देश भर के दावेदारों में कुछ चौंकाने वाले नाम तो होंगे ही और प्रदेश में भी होंगे। बात यदि अपने सूबे की करें तो पिछले यानी 2019 के चुनाव में बीजेपी ने तकरीबन 50% सांसदों के टिकट काटे थे। पिछली बार उनके पास 27 सांसद थे और 13 के टिकट काट दिए गए थे। इस बार उनके पास 28 सांसद हैं और संभावना है कि पिछली बार जैसे ही टिकट काटे जाएंगे। जो पैमाना रखा गया है वो उनका प्रदर्शन। ये तो लगभग तय हो गया कि भोपाल, नर्मदापुरम, जबलपुर, दमोह, सतना, बालाघाट, मंडला, विदिशा, भिंड जैसे लोकसभा सीटों से नए नाम होंगे। कुछ विधानसभा चुनाव लड़ने के कारण तो कुछ प्रदर्शन खराब होने के कारण बाहर कर दिए जा सकते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में टिकटों का चयन जो होता है वो पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है, और जिस प्रकार से बैठकें हमारी चल रही है लगातार जल्द नामों की घोषित भी कर दिए जाएंगे और चुनाव की घोषणा भी अभी बाकी है। जैसी चुनावों की तारीख आएंगी और हमारे प्रत्याशी भी मैदान में दिखेंगे। और जीतू पटवारी जी के पास खोजे से प्रत्याशी नहीं मिल रहे, लड़ने संघर्ष के लिए कार्यकर्ता घर से निकल नहीं रहे। हताशा निराशा में घिरी कांग्रेस पार्टी इस समय अंतर कलह से जूझ रही है। कमलनाथ जी कह रहे हैं मेरे प्रत्याशी घोषित हों, जीतू पटवारी कह रहे हैं मेरे घोषित हों। संभावना इस बात की है कि कांग्रेस एमपी में बीजेपी की लिस्ट जारी होने के बाद ही अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करेगी। उसकी कुछ वजहें, पहली तो यह कि राहुल गांधी की यात्रा एमपी में अभी ठीक से एंटर नहीं कर पाई है। शनिवार को वो एमपी में दाखिल होंगे। यूं तो उनके यहां भी स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग हो चुकी है। कमलनाथ भी मांग कर चुके हैं कि जल्दी टिकट अनाउंस किए जाएं ताकि प्रचार में वक्त मिल सके। लेकिन संभावना यही है कि कांग्रेस बीजेपी की लिस्ट का इंतजार करेगी। इस बार जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं का बीजेपी में जाने का सिलसिला जोर पकड़ा है, उससे कांग्रेस सतर्क है। उसे आशंका भी होगी कि कहीं कोई ऐन वक्त पर पाला न बदले। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का पैनल तैयार कर लिया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने पैनल के नाम जो हैं वो केंद्रीय चुनाव समिति को भेज दिए हैं और वहां से राष्ट्रीय नेतृत्व के पास चर्चा करके उन नामों को जल्द से जल्द जो है घोषित कर दिया जाएगा। और 29 लोकसभा सीटों पर जन जन के मन के उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी उतारने जा रही है। इसमें युवा और अनुभवशील नेताओं का एक समन्वय आपको देखने को मिलेगा। कांग्रेस की लिस्ट को लेकर यूं तो बहुत चर्चा नहीं हो रही, लेकिन बीजेपी से कई नाम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए हवा में तैर रहे हैं। दिलचस्प ये है कि बीजेपी की चौंकाने वाली तासीर को जानने के बाद भी कई नामों के दावे किए जा रहे हैं कि इनका नाम इस जगह से बिल्कुल तय हो गया है। कमोबेश ऐसे ही कयासों के दौर तब भी चले थे जब एमपी के मुख्यमंत्री का चयन होना था। आखिर में सारे कयास गलत साबित हुए। लिहाजा जब तक लिस्ट ना आ जाए
तब तक कयास बेमानी ही होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। उन मेहमानों का मैं आपसे तारुफ करा देता हूं जिनके साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ है स्वदेश शर्मा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता भी हैं। बहुत स्वागत है स्वदेश जी का। दूसरे मेहमान हैं अजय सिंह यादव, ये बीजेपी के विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। अजय जी का बहुत स्वागत। और तीसरे मेहमान चैतन्य भट्ट, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। चैतन्य जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत कर लेते हैं अजय जी से। अजय जी, सबसे ज्यादा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में अगर तैर रही है लिस्ट ना, तो वो आपकी पार्टी की तैर रही है। और ये जैसे मैंने पहले भी कहा, एक क्षेपक के साथ के बीजेपी के बारे में कयास जो लगा रहा है उसकी राजनीतिक समझ कमजोर होगी। तो फिर भी हम ये जान तो सकते हैं आपसे कि कब तक आ सकती है सूची? देखिए प्रवीण जी, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी संगठन द्वारा अपनी पूरी तैयारी करके, सभी तरह की औपचारिकताएं पूरी करके केंद्रीय चुनाव समिति को सूची सौंप दी गई है, पैनल सौंप दिए गए हैं। मध्य प्रदेश में मंडलम स्तर तक रायशुमारी की गई। रायशुमारी के उपरांत उन नामों पर प्रदेश चुनाव समिति में चर्चा हुई और प्रदेश चुनाव समिति के बाद केंद्रीय चुनाव समिति की भी कल बैठक हो गई है, जो कि सबकी जानकारी में है। मध्य प्रदेश में मैं आपसे कह सकता हूं किसी भी समय उम्मीदवारों की एक पहली सूची आ सकती है, जिसमें बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश के उम्मीदवारों के नाम होने की संभावना है। भारतीय जनता पार्टी में आज मुद्दा ये नहीं है कि कौन उम्मीदवार है। भारतीय जनता पार्टी में प्रत्येक व्यक्ति के लिए काम और प्रत्येक काम के लिए उपयुक्त व्यक्ति, इसकी परंपरा चलती है। तो आज जिसको भी भाजपा का उम्मीदवार बनाया जाएगा वो निश्चित ही चुनाव में सफल होगा, क्योंकि हम जनता के बीच में मोदी जी का एजेंडा लेके जा रहे हैं। मोदी जी के 10 साल के काम, 10 साल के कामों के आधार पर जिस तरह से जनता का समर्थन मिल रहा है वो सबके सामने है। और नाम से विधानसभा जीत गए आप, एक और जनता के बीच में उत्साह होने का मुख्य कारण ये भी है कि भाजपा के उम्मीदवार ना होके भावी सांसद भी हैं, ये भी जनता समझती है। ठीक है, स्वदेश जी को इन कर लेते हैं। स्वदेश जी, आपके यहाँ की तैयारी क्या है? राहुल गांधी की यात्रा, जैसे हमने कहा, करीब करीब तो दाखिल हो चुकी है MP में, उनके रहने तक आ जाएगी या बाद में आएगी? कहीं क्राइसिस कैंडिडेट का तो नहीं है आपके यहाँ? देखिए, मध्य प्रदेश की अगर बात करें, विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव में नेतृत्व परिवर्तन हुआ। माननीय जीतू पटवारी जी ने जो यूथ कांग्रेस के टाइम के लोगों को भी रिचार्ज किया। मैं समझता हूं पिछले बार की तुलना में डबल ऊर्जा के साथ कांग्रेस का कार्यकर्ता चुनावी कार्यक्रमों में जुट गया है। 1 बूथ 10 यूथ के फार्मूले पर काम हो रहा है। अब कहेंगे रायशुमारी की बात, तो जिला प्रभारी, सह प्रभारी और प्रदेश के जितने ऑब्जर्वर हैं उस सबके गुजरने के बाद माननीय जीतू पटवारी जी ने कहीं 2 नाम है, कहीं 3 नाम है, कहीं सिंगल नाम भी है, और सारी सूची स्क्रीनिंग कमेटी को सौंप दी है। स्क्रीनिंग कमेटी जब भी उचित समझेगी उस पर सराय मशवरा करके, रायशुमारी करके सूची घोषित कर देगी। भारतीय जनता पार्टी ये रायशुमारी की बात करती है। मैं समझता हूँ इनके यहाँ तो पर्ची निकलती है। माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को भी पता नहीं था कि हम मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, किसी भी विधायक को पता नहीं था कि ये मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन सीधी एक पर्ची निकलती है और पर्ची से नाम निकल आता है। तो आंतरिक लोकतंत्र भारतीय जनता पार्टी में तो बिल्कुल नहीं है। कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस में पूरी तौर पर लोकतंत्र है। चर्चा होने के बाद, रायशुमारी होने के बाद सूची सामने आएगी और इस बार का जो लोकसभा चुनाव है आपको तस्वीर बदलता नजर आएगा, क्योंकि अब जुट गया है इंडिया, लड़ेगा इंडिया और जीतेगा भी इंडिया। ठीक है, चेतन जी को इन कर लेते हैं। चेतन जी, हालांकि आपको मैं इलाके विशेष में कभी भी परिभाषित नहीं करता, लेकिन आपके इलाके विशेष से ही पूछूंगा। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेकिन फिर भी आपके इलाके से ही पूछ लूं तो क्या स्थिति बन रही है? जबलपुर, मंडला, आपका जो दमोह, ये जो आपके आसपास के जिले, शहडोल, हिमाद्री खास तौर पर, क्या आपको संभावनाएं लग रही दोनों पार्टियों के लिहाज से? देखिए प्रवीण जी, भारतीय जनता पार्टी के चयन के बारे में तो ना कोई ज्योतिषी बता सकता है, ना कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता बता सकता है। सिर्फ 2 व्यक्ति बता सकते हैं, वो है मोदी जी और अमित शाह। ठीक बात। तीसरे व्यक्ति जो है वो सिर्फ पोस्टमैन का काम करते हैं, उनको पहुंचा देते हैं कि आपका नाम। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के बारे में बड़ा कहना मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह से विधानसभा में हमने देखा कि केंद्रीय मंत्री और जो 4-4, 5-5 बार के सांसद थे, उनको जब विधानसभा में उतार दिया गया, तब लोकसभा में किसको उतारा जा सकता है ये कहना बड़ा कठिन है। ये जरूर कहा जा रहा है, जैसा कि अखबारों में भी आ रहा है, कि करीब 90 विधायकों के सांसदों की टिकट कट रही है उनकी जगह,
नए लोगों को टिकट दी जाएगी। ये एक अच्छा कदम, इसमें कोई संदेह की बात लेकिन नहीं ये है एक कि माफ कीजिए, आपको रोक रहा हूं, ये उन्होंने पिछली जी। बार भी किया था। पिछली बार उनके पास 27 सीटें थी, वो 13 सांसद, यानी 50% तो एमपी के संदर्भ की बात कर रहा हूं, 50% तो 2019 में भी काट दिए थे वो। हाँ, वो मैं बोल रहा हूँ कि वहां तो मतलब टिकट काटना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। और दूसरी चीज ये है कि चूंकि बहुत अनुशासन का डंडा बहुत जबरदस्त रूप से वहां पर हावी है, इसलिए कोई चूचापाट नहीं कर पाता। कांग्रेस की स्थिति तो ये है कि लोकतंत्र की बात जरूर होती है, लेकिन वहां अराजकता की स्थिति है। कौन क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, इसके बारे में किसी को पता ही नहीं रहता, कोई भी कुछ बोल देता है। अभी आप देखिए कि एकमात्र सीट है छिंदवाड़ा की जो कांग्रेस के पक्ष में है, लेकिन अभी आप देखिए कि कमलनाथ जी का बयान आया है कि अगर मुझे विदा करना चाहते तो विदा कर दीजिए। तो ये हताशा दिखाती है। आपको तो ये बोलना चाहिए कि हम पूरी ताकत से लड़ेंगे। अब अगर दो सेनाएं लड़ रही हैं और उसमें से एक सेना का सेनापति पहले ही से हथियार डाल दे, तो उसके बाद उसकी जीत और उसके कार्यकर्ताओं में उत्साह का सृजन कैसे होगा? ये बात सही है कि अभी जीतू पटवारी एक युवा हैं और उनको कांग्रेस की बागडोर सौंपी गई है। उमंग सिंगार हैं, हेमंत कटारे हैं, ये सब युवा हैं। इनको निश्चित तौर पर जो कमान सौंपी गई है उसका फायदा मिल सकता है, लेकिन उनके सामने भी बड़ी चुनौतियां हैं। पहली चुनौती तो ये है सबसे बड़ी कि अभी राहुल गांधी जी की यात्रा आने वाली, उसकी तैयारी करना है आपको। दूसरी चुनौती ये है कि जो पैसा इकट्ठा करना है पार्टी के लिए, वो भी जरूरी है। तीसरी चुनौती ये है कि अभी आपकी टीम नहीं बन पाई है। और चौथी जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो बिल्कुल सिर पे सामने खड़ी है, वो है लोकसभा की उम्मीदवारों का चयन। तो मुझे लगता है कि ये तमाम चीजें जो हैं, ये कांग्रेस के लिए बहुत ही मुश्किल का क्षण है, क्योंकि जिस तरह से विधानसभा में उनकी जो नैरेटिव चल रहा था कि मध्य प्रदेश में तो निश्चित तौर पे सरकार बनने वाली है, और लेकिन जो परिणाम आए उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं तो स्वदेश जी से पूछ लेते हैं, आपकी जितनी चिंताएं जो आपने झलकाई है पार्टी को लेकर, वो लेके चलते हैं। स्वदेश जी, चेतन भट्ट जी की भी आशंका है और ये लग भी रहा है जाहिर तौर पर पहली प्रथम दृष्टया जो एक शब्द है कानूनी, उसके हिसाब से लग रहा है कि भाई मुश्किल आपके लिए ज्यादा है, क्योंकि आक्रामकता इनके पास ज्यादा, लीडरशिप इनके पास ज्यादा, बाकी सब कुछ इनके पास ज्यादा, और दूसरी बात मार्कशीट इनके पास ज्यादा। तो फिर चैलेंज आपको नहीं लगता कि बहुत बड़ा है आपके लिए? देखिए, सच बताऊं तो लीडरशिप इनके पास ज़्यादा नहीं है। जैसे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी चौहान थे, इनको इतना दरकिनार कर दिया कि उनको मध्य प्रदेश में बिल्कुल पता ही नहीं चलता कि वो कहाँ है। पोस्टर से गायब, मध्य प्रदेश से गायब, सब जगह से गायब कर दिया। उमा भारती जी थी, उनको गायब कर दिया। आपने बाबूलाल गौर साहब का भी जिक्र करूं तो उनको भी गायब किया था। कुल मिला के ये दो लोग हैं सिर्फ भाजपा में, जैसा कि चेतन भट्ट साहब ने बताया। एक तो है अमित शाह जी, दूसरे है मोदी जी। लीडरशिप ज़्यादा इनका नहीं है, लेकिन इनके ईवीएम माता की भी इन पर कृपा हुई है। लेकिन अब आने वाला समय ऐसा नहीं होगा। कुल मिला करके जिस तरह से जितनी तैयारियां कर रहे हैं, इनका उद्देश्य ये है कि अब सरकार में हम दोबारा आ जाएं, इसीलिए 400 पार का नारा अलाप रहे हैं। सच बात ये है कि इनके अंदर खानों में इतने गड्ढे हैं, उनको भरा जाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि आयातित कार्यकर्ता इन्होंने, नेता बहुत ज़्यादा दूसरी पार्टियों से अपनी पार्टी में शामिल कर लिए, जिनसे इनका देवतुल्य कार्यकर्ता इनसे दूर जा चुका है। आपने देखा होगा इनके बड़े से बड़े नेता सिर्फ 10% वोट शेयर बढ़ाए जाने के बयान देते हैं, जबकि कहते हुए ये है कि हमें 51% वोट चाहिए। और जबकि 2019 की बात करें तो इनको 58% मिला था। तो ये 58 से इनको 61 बोलना चाहिए था, लेकिन ये 51% इनने खुद मान लिया कि अब वोट हमको कम मिलेगा। तो निश्चित मान लीजिए कांग्रेस और भाजपा में बहुत अच्छी जबरदस्त टक्कर है। लेकिन सीटों में कन्वर्ट नहीं होता ना। एक सप्लीमेंट्री जल्दी से फिर जाऊंगा अजय जी के पास। आपको मिला 34 पॉइंट समथिंग, 34.5 अगर मैं गलत हूं तो रोकिएगा, मगर सीट मिली एक। फिर आपको विधानसभा चुनाव मिला 40%। सीट कितनी थी आपकी और इनकी कितनी है? आप ये देखें ना, वोट परसेंटेज सीट में कन्वर्ट कहां होता है आपका? विद्वान पत्रकार हैं आप, आपने देखा होगा पूरे राजनीतिक जीवन में किसी भी कोई भी सरकार रही हो, कोई भी प्रधानमंत्री रहा हो, इवन भाजपा के अटल बिहारी वाजपेयी क्यों ना हो रहे हो, उन्होंने भी कारगिल पे कभी वोट नहीं मांगा। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने शहादत पे एक वोट मांगने के लिए भाषण दिए हैं हर जगह जगह जा करके। मतलब इमोशनली इतने इस तरह का ब्लैकमेल किया देश को, उससे माहौल पलट गया। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, लोगों को दिख रहा है कि ठीक है, आऊंगा वक्त है हमारे पास, आऊंगा। अब आपसे सप्लीमेंट्री दूसरे मान को इनका लेते हैं। अजय जी, एक जो बात है वो ये है कि भाई जैसे वो कह रहे हैं, मैं उनसे सहमत नहीं हूं कि भाई लीडरशिप का क्राइसिस आपके यहाँ नहीं है, और ये कई बार मुश्किल की वजह बन जाता है। जब चेतन जी के पास जाऊंगा तो ये सवाल भी मैं करूंगा।
कई लोग ऐसे हैं जो मतलब जिनका समझ नहीं आ रहा कि उनका क्या एकोमोडेशन होगा, भाई क्या शिवराज जी एकोमोडेट कर लिए जाएंगे, क्या नरोत्तम जी कर लिए जाएंगे, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में कई सारे जो नाम चल रहे हैं, क्या सिंधिया जी वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, क्या चेतन जी के इलाके के संजय पाठक जी खजुराहो जाएंगे, अगर खजुराहो से वीडी शर्मा यहाँ आए तो मतलब इतने सारा गडमड की जो कयास और ये सब चल रहा है, तो इन सबको एकोमोडेट कर पाओगे आप जिन जिन को के मैंने नाम उच्चारित किए? देखिए प्रवीण जी, भारतीय जनता पार्टी में प्रत्येक नेता और कार्यकर्ता केवल और केवल पार्टी के समर्पित योद्धा की तरह काम करता है। यहाँ कबीले, खेमे या खेमों के मुखिया की परंपरा नहीं होती है जो कांग्रेस पार्टी में होती है। तो जब भी टिकट वितरण होंगे आप देखेंगे कि सभी तरह के लोगों को समायोजित करके सम्मान दिया जाएगा। लेकिन आश्चर्यजनक ये है कि कांग्रेस पार्टी जो खेमों में चलती है और गुटों को ही उनकी ताकत मानते थे कि इस गुट के नेता हैं, इनकी ताकत है, और आज जितने गुट होते हैं, चाहे दिग्विजय सिंह हो, अरुण यादव हो, अजय सिंह हो, सभी नेता कह रहे हैं मुझे लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना। दिग्विजय सिंह जी पिछले 5 साल से भोपाल की राजनीति में हस्तक्षेप ये कह के करते थे कि अगला चुनाव मुझे लड़ना है। यहाँ तक कि कांग्रेस की सरकार के दौरान भी उनका दखल रहा नगरीय निकाय चुनावों में, और आज जब चुनाव का समय है तो वो कह रहे हैं मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, राज्यसभा का सदस्य हूँ। वो तो 5 साल पहले भी सदस्य थे राज्यसभा के जब पिछली बार हारे थे। तो इससे दिखाई देता है कि कांग्रेस की जमीन खिसक गई है, और कांग्रेस पार्टी के नेता चाहे कैमरे पे स्वीकार ना करें, लेकिन राम मंदिर जैसे प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन का विरोध करना, ऐसे मुद्दों ने कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह से अप्रासंगिक बना दिया है। आप जनता के बीच में जा ही नहीं सकते ये कह के कि हम उस पार्टी से आए हैं जो भगवान राम का भी विरोध करती है, हम उस पार्टी से आए हैं जो पूरी दुनिया में जाके मोदी जी का विरोध करते हैं, राहुल गांधी जी। तो ये मुद्दे आज सबसे ऊपर हो गए हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में केवल और केवल औपचारिकता निभा रही है, कोई कैडर नहीं है, कोई दावेदार नहीं है। मैं तो सुदेश जी से कहता हूं 5 बड़े नेताओं का नाम बता दें जो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो। इसी चैनल पे बता दें कि 5 बड़े नेता जो आपके 5 खेमों के नेता होते थे, अजय सिंह, अरुण यादव, दिग्विजय सिंह जी, इनमें से कौन है जो चुनाव लड़ने के लिए थे? कमलनाथ जी जैसे नेताओं को अपनी बात सोशल मीडिया पे कहना पड़ रही है कि जीतू पटवारी जल्दी उम्मीदवार चयन करें, तो ऐसा लग रहा है कि नई पीढ़ी को तो वो चार्ज नहीं कर पाए, पुराने नेताओं को भी डिस्चार्ज कर दिया है। इसलिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से अप्रासंगिक है। अप्रासंगिक है। एक बार चेतन जी को इन करता हूं, 2 सवाल लेके आऊंगा सर आपके पास। एक तो ये कि मोदी जी को आपको लगता है कि कोई नया रिकॉर्ड, नेहरू जी वाला तो ये तीसरी बार सीपीएम वाला तो वो इस बार कर ही देंगे, तोड़ ही देंगे? फिर क्या राजीव गांधी वाला 417 का भी ब्रेक होने की गुंजाइश आपको दिखती है कि ऐसा कुछ भी हो सकता है? जो क्लेम बीजेपी कर रही है कि अब की बार 400 पार, तो 400 पार वाली संभावना भी दिखती है क्या आपको, चेतन भट्ट जी? देखिए प्रवीण जी, भारतीय जनता पार्टी मनोवैज्ञानिक दबाव बनाती है, दूसरी पार्टियों पर भी बनाती है और मतदाता जो है उस पर भी बनाती है। आप पिछले लंबे अरसे से सुनते आ रहे हैं कि इस बार 400 पार, इस बार 400 पार, इस बार 400 पार। तो एक ये मनोवैज्ञानिक दबाव मतदाता पे पड़ता है कि यार ये तो 400 अगर मान लो नहीं भी आते हैं तो 350, 450 तो आ ही सकते हैं, तो क्यों ना हम इन्हीं को वोट दें। तो दूसरा ये होता है कि इसके अलावा जो अभी जैसे अजय भाई ने भी कहा कि राम मंदिर वाला जो मसला है, इस समय आप देखिए कि पूरा देश राममय, 100 करोड़ रुपया अगर एक महीने में वहां इकट्ठा हुआ है दान के रूप में, तो आप समझ लीजिए कितनी बड़ी आस्था और कितना बड़ा विश्वास है भगवान राम के प्रति। निश्चित तौर पे उस निमंत्रण को ठुकरा के मुझे लगता है कि कांग्रेस ने एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक भूल कर दी। ये ऐसा मुद्दा है जो लोगों को, और भारतीय जनता पार्टी तो इसमें बहुत एक्सपर्ट है, उन्होंने उसको पूरी तरह से ये सिद्ध कर दिया है कि कांग्रेस जो है वो भगवान राम की विरोधी है, और उनका जो प्रचार तंत्र है उसके मुकाबले में कांग्रेस कहीं ठहरती नहीं। ठीक बात। उन्होंने इस तरह से नैरेटिव बना देते हैं वो लोग किसी भी चीज को, एक बयान को लेके भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से स्प्रेड आउट करती है उनके बयानों को, उसकी मीमांसा। जैसे अभी आप देखिए कि काशी के लिए उन्होंने कह दिया कि काशी के युवकों को नशेड़ी बता रहे हैं राहुल गांधी, जबकि उनका संदर्भ कोई दूसरा था। तो ये जो तरीका है भारतीय जनता पार्टी का, वो मनोवैज्ञानिक दबाव बनाकर मतदाताओं को भी अपने पक्ष में कर लेते हैं, और जो विरोधी पार्टी उसको भी कहीं ना कहीं डर का सामना करना पड़ता है। मुझे लगता है कि हो सकता है कि 400 ना हो पाए, लेकिन फिर भी बहुमत निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का आएगा, और इसके पीछे जो राम मंदिर का मसला है वो बहुत बड़ी भूमिका। स्वदेश जी, एक बड़ी बात यही है, आप देखिए, जो मैं बिल्कुल एक बात से अक्षरशः सहमत हूं चेतन जी की बात से,
कि नैरेटिव सेट कर देते हैं। अब आप हार की मीमांसा हमारे चैनल पे ही हो सकता है, माफ कीजिए ये आपको आरोप लग सकता है, लेकिन जो भी रिजल्ट की मीमांसा कह देते हैं, रिजल्ट की मीमांसा हम बैठ के तब कर लेंगे कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ना आप एनजीओ हो ना ये एनजीओ हैं, दोनों हैं तो पॉलिटिक्स में ही, तो जाहिर है जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे जिस वजह से जीते हैं, जिस तरह का माहौल बना के जीते, लेकिन मतलब हरा तो देते हैं आपको, और इस बार भी संभावना ऐसी लग रही। देखिए प्रवीण जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देश ये देख रहा है कि उसको 10 साल हो गए जुमले सुनते सुनते। माननीय प्रधानमंत्री महोदय आए, सबसे पहले उन्होंने कहा कि हम 2 करोड़ रोजगार नौकरियां हर वर्ष देंगे। अब तक 20 करोड़ लोगों को नौकरियां मिल गई होती, नहीं मिली। हर खाते में 15 लाख रुपए डालेंगे, किसी को नहीं मिले। कहा था कि हम काला धन लेकर आएंगे, कभी नहीं आया। नोटबंदी और कर दी, और आज स्थिति ये है जी राम राज की बात करते हैं, प्रभु राम की बात करते हैं। राम तो हमारी आस्था का विषय है, कण कण में व्याप्त प्रभु राम है। राम राज की बात करने वाले लोग किसानों के लिए कीले ठोकते हैं। आप बताइए, कहीं कुछ ऐसा होता है? सबरी के जूठे बेर खाने वाले प्रभु श्री राम, और उनके प्रभु श्री राम जो मतलब जिन्होंने जूठे बेर खाए थे सबरी के, उनके जो वंशज हैं सबरी के आदिवासी भाई बहन, उनके चेहरों पर पेशाब करते हैं इनके भाजपा के नेता। इनकी एक छोटा गलती से सप्लीमेंट्री, एक सप्लीमेंट्री छोटा सा, फिर अजय जी भी कुछ बोलना चाह रहे हैं। छोटी सप्लीमेंट्री, चेतन जी जो बात कर रहे हैं, चेतन जी, वो मैं आप तक लेके आ रहा हूं। आप पब्लिक के बीच जाओगे, आपसे आशय में स्वदेश शर्मा नहीं करो, आपसे आशय कांग्रेस पब्लिक के बीच जाए और बोले राम हमारे हैं, आप राम के नाम पे वोट दीजिएगा। देखिए ये लोग जो वो बात कर रहे हैं राम की, वो गलत है। मान जाएगी पब्लिक आपकी बात? ये बार पूछ रहा हूं कभी। देखिए, धर्म हमारी निजी आस्था का विषय है। धर्म को राजनीति में कभी नहीं लाते। राजनीति में है हम जन सेवा के लिए, राजनीति में है हम सुरक्षा के लिए, राजनीति में हम शिक्षा के लिए, राजनीति में लोगों को अच्छे स्वास्थ्य देने की कोशिश करें। राजनीति में हम इसके लिए नहीं है कि धर्म के नाम पर, प्रभु राम के नाम पर या किसी और धर्म के नाम पर वोट मांगे जाए। मैं समझता हूं आपको वक्त भी दे दिया, 2 बार लोकतंत्र के लिए अजय जी ठीक को नहीं है। करते। अजय जी को, अजय जी जो चेतन जी ने बात कही उसका थोड़ा सा संदर्भ आपकी तरफ एक सवाल की शक्ल में लेके आता हूं कि इमोशंस को आप कैश कराने में सिद्धस्त हो आप लोग। जो शब्द से उनके ये नहीं थे, भाव यही थे कि आप इमोशंस को कैश करा लेते हो, मानस में लोगों के पैबस्त करा देते हो कि ये हो रहा है और होने वाला, और पब्लिक फिर इसलिए वोट करती है आपको। देखिए प्रवीण जी, कांग्रेस पार्टी का दोहरा चरित्र जनता समझ गई है। कांग्रेस के प्रवक्ता कहते हैं कि हम भगवान राम का इसलिए नाम नहीं लेते कि हम राजनीति में धर्म का उपयोग नहीं करते। जब कांग्रेस के नेताओं के बंगलों पे रोजा इफ्तारी की बड़ी बड़ी दावतें होती थीं, जब ईदगाहों पे कांग्रेस के नेता खड़े होते थे, तब कांग्रेस ने ये नहीं सोचा कि हम धर्म की राजनीति नहीं करते हैं। इसलिए ये आपका दोहरा चरित्र है, दोहरा रवैया है। आपने जो तुष्टीकरण की राजनीति करी वो आपको 30-40 साल लाभ दे गई, लेकिन अब जनता समझ गई। आप मुद्दों की बात करते हैं, आप मुद्दों की बात करते हैं, दूसरी तरफ देश में 4 करोड़ सुन लीजिए, अब आप सुनने का संयम रखिए। यही तो कांग्रेस का दिवालियापन है, यही तो दिवालियापन है कांग्रेस पार्टी का जो दिखाई दे रहा है, ये आपका दिवालियापन है। आप कहते हैं मुद्दे की बात, 4 करोड़ गरीबों को आवास प्रधानमंत्री मोदी ने दिए, जो 4 करोड़ गरीब इस बात के गवाह हैं। देश में करोड़ों गरीबों को प्रति माह राशन प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिए। देश को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था मोदी जी के नेतृत्व में बनी। आपकी सरकार के बीच में जहां केवल 300-350 स्टार्टअप होते थे, आज लाखों स्टार्टअप इस देश में काम कर रहे हैं। और स्वदेशी के नाम पर जो जागरण देश में हुआ, आज दुनिया भर में हमारे माल निर्यात हो रहे हैं। सुरेश जी, अगर इस तरह की छोड़ के तो कांग्रेस का ये हाल नहीं होता। मतलब समाज लोग करते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि हाक नहीं मारा जाए। एक बार चेतन जी को इन करते। चेतन जी, ये अब कयासों में बात चल रही, मैं आपके पहले सवाल के साथ बिल्कुल सहमत हूं। पहले सवाल का जो आपने जवाब दिया था उससे सहमत हूं। हमने भी अपनी रिपोर्ट में कहा कि भाई कोई भी कयास बीजेपी के बारे में लगाना माने बहुत ही बेमानी बात है, लेकिन फिर भी हाइपोथेटिकल बात कर लेते हैं। आपको उम्मीद है कि कुछ एमएलए भी हो सकते हैं जो लड़ाए जाए बाई इलेक्शन करा के, ये सब अफोर्ड करेगी बीजेपी? ऐसा भी कुछ चौंका सकती है, ये अनुमान आपको लगता है क्या?
नहीं हो सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं है। जैसे अभी दमोह से प्रहलाद पटेल जी का नाम चल रहा है, गणेश सिंह जी का नाम चल रहा है, फग्गन सिंह कुलस्ते जी का नाम चल रहा है। ये दोनों हारे हुए हैं, उसके बाद भी अगर उनको संसद की टिकट दी जाती है, शिवराज जी का भी चल रहा है भाई, शिवराज जी का 2 जगह चल रहा है, नर्मदापुरम और विदिशा दोनों जगह चल रहा है जी, दोनों जगह से उनका भी चल रहा है, छिंदवाड़ा से भी चल रहा है, विदिशा से भी चल रहा है। तो देखिए वहां पे तो क्या है, ये कोई, मैं बता रहा हूँ कि कोई भगवान भी आके नहीं बता सकता कि वहां किसको टिकट मिलने वाली। वो तो एक रात में उसको फोन आ जाए कि भैया तेरे को टिकट मिल गई, तू कल से काम शुरू कर दे। ये स्थितियां भारतीय जनता पार्टी में है। और ये सबसे बड़ी जो मुझे अच्छा लगता है वो ये है कि युवा पीढ़ी को आगे लाने की बात हो रही, नए लोगों को आगे लाने की बात हो रही है। वही बूढ़े लोगों को किनारे करके अगर युवा पीढ़ी को आगे ला रहे हैं, क्योंकि देखिए जो 10-10, 12-12 साल से विधायक हैं या 5-5 बार के सांसद हैं, तो वो तो 20-20 साल, 25-25 साल से नेतागिरी कर रहे हैं। उनके पीछे जो व्यक्ति खड़ा है वो अगर पैदा हुआ होगा तो 40 साल का हो गया, उसको आज तक मौका ही नहीं मिला, वो सिर्फ दरी पट्टा उठाता रह रहा है। तो ये बहुत अच्छा है। और मुझे लगता है कांग्रेस को भी युवाओं को आगे लाना चाहिए। अभी ठीक किया कांग्रेस ने कि युवा लोगों को उन्होंने बागडोर सौंपी है कांग्रेस की। तो देखिए जब तक, लेकिन एक बात की उनको जरूर भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए कि जो हम आयातित लोगों को उनके ऊपर सिर पे बैठा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जो पुराने खाटी करता है भारतीय जनता पार्टी के, उनमें गहन निराशा। छोटा जवाब अजय जी, अगर वक्त बचा तो फिर स्वदेश जी के पास जाऊंगा। बहुत छोटा, कि आयातित लोगों को बड़े पदों पर बिठा देने से जो मूल कार्यकर्ता उसका मनोबल तो नहीं टूटेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में दोहरा रवैया नहीं है। भारतीय जनता पार्टी नीति की राजनीति करती है, किसी व्यक्ति से कोई विरोध की राजनीति नहीं है। यही कांग्रेस पार्टी में अंतर रह गया। कांग्रेस पार्टी दिग्विजय सिंह और राहुल गांधी जैसे नेताओं की मालिकाई बन के रह गई है। लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जिस बात से हमने अपनी बात की शुरुआत की थी, जाहिर तौर पर समापन भी उसी बात से करेंगे कि सिर्फ कयास है, सिर्फ आकलन है, सिर्फ अनुमान है। बीजेपी, जैसे चेतन जी कह रहे थे, मैं भी बहुत सहमत हूं इस बात से कि कब कहां किस स्तर पर चौंका दे, इसके लिए आपको मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। लेकिन यह तय बात है कि शायद जल्दी ही टिकट अनाउंस हो जाएगा। आज की चर्चा में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी सोमवार को किसी खास मसले पर, खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे जवाब तो देना होगा। आप देखते रहिए BSTV।